बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीना, मेरे साथ हैं शेज़ा। प्रोडक्ट लाइफ में हम एक तवील वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम जिस चीज से बात करेंगे तो शिजा बताइए। जी, तो आज हम कुछ ड्रामों के रिव्यूज़ कर रहे हैं जो कि आजकल थोड़े से हिट हुए हुए हैं। और हमने 1 साल पहले जो है वो स्टार्ट किया था ड्रामा रिव्यू, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद कोई ऐसा ड्रामा नहीं आया जो जिस पे हम रिव्यू कर सकें, और हमारी मसरूफियत भी कुछ ऐसी थी कि हमने कोई इस तरीके का ड्रामा देखा भी नहीं उस नौइयत का। तो बहरहाल हम आज 3 ड्रामों का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो है जिसकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत बड़ी कास्ट थी, और उस ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। तो पहले इस ड्रामे से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कि और कौन से हैं। जी, 1 साल में कुछ हमारी मसरूफियत भी ऐसी रही और हमारा कोई एज़ सच कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि हम इन पे रिव्यूज़ करें। लेकिन ये जो हम ड्रामाज़ आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बज़ क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बताना दिखाना या उनकी जानकारी या अवेयरनेस के तौर पे बहुत ज़रूरी है। कुछ गलत चीज़ें जो कि ड्रामों के थ्रू प्रैक्टिस की जा रही हैं और वो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो ड्रामा के थ्रू हमारे मुआशरे को सही करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, उन दोनों को जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज का रिव्यू इसी पे बेस्ड है। तो शिज़ा स्टार्ट करते हैं, मैं मंटू नहीं हूँ से, क्या आपकी राय है? आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद मैं मंटो नहीं हूँ। इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ कि दैट ड्रामा इज नथिंग बट अ डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी कास्ट थी, जितने उसमें बड़े नाम थे, उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है दैट यू विल गेट समथिंग वैल्यूएबल। बट कुछ इस तरीके की चीज थी ही नहीं उस पूरे ड्रामे में। आई डोंट नो कि उनको समझ नहीं आया एज टू हाउ वर दे सपोज टू हैंडल द स्टोरी, कि ये एक लव स्टोरी थी या ये दो खानदानों के बीच की दुश्मनी थी। हमें अभी तक आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस। तो आई डोंट नो कि क्यों इस तरीके की उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया जिसमें एक स्टूडेंट जो है, शी इज सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स हर प्रोफेसर। और प्रोफेसर भी अच्छे बड़ी अच्छे ही हैं, मतलब देयर इज अ एज डिफरेंस दैट वी कैन सी। बट वो चीज नहीं है कि मतलब हाउ डू वी रिलेट टू दिस स्टोरी। क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान की कहानी नहीं है, या जो लोग देख रहे होते हैं ड्रामा उनकी कहानी, तो ये फॉर श्योर नहीं है। बिकॉज इसमें जो इन्होंने क्लास डिफरेंस, यानी जो एक सर्टेन क्लास है जो कि पता नहीं कितने सालों से दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, कितने लोगों को मार दिया। क्योंकि ये एक नॉर्मल सेटिंग में इस तरीके का नहीं होता ना कि हम एक नॉर्मल घरों में उठ के बोले कि अच्छा हमने इतने बंदे मार दिए, उसने इतने बंदे मार दिए, तो हम कैसे रिलेट करें। और दूसरा एस्पेक्ट स्टूडेंट और टीचर का है, विच इज सो इनअप्रोप्रिएट कि आई डोंट नो कि कौन से वर्ल्ड में इस तरीके की चीजें होती, आई मीन होती हैं, पर उसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा होता। तो दिस इज माय नैरेटिव, और वंस अगेन ऑन द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स दैट व्हाई डिड दे साइन अप फॉर दिस। और राइटर का तो मैं बाद में हम इसका मेंशन करेंगे, बट दिस इज नथिंग बट डिसअपॉइंटमेंट। जी, सोसाइटी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रामा एक बहुत बड़ा मीडियम है और इसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ करना चाहिए। जो इसके राइटर हैं तो उनकी राइटिंग पे मुझे इंतहाई शर्मिंदगी भी है और गुस्सा भी है कि उन्होंने एक ऐसा कल्चर जो कि गून कल्चर है उसको ग्लैमराइज्ड करके प्रेजेंट किया। नंबर 2, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उसको नॉर्म्स बना के पेश किया गया। ये एक दो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं। थर्ड जो सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्शन है इस ड्रामे पे, वो औरत के या लड़की के किरदार को लेके हमेशा उसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि आपको उससे नफरत हो जाए, वो आपको बुरी लगने लगे, या इस तरह के मकालमे जिस तरह का स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है, एक जो है बहुत ही थर्ड ग्रेडर बाजारी किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है जो कि किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है। कहीं तो आप इंतहाई शाइस्ता घराना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप जो है वो इस तरह के स्क्रिप्ट जो है वो सामने आते हैं, लाइन सामने आती हैं जो कि किसी तौर पर भी मौजू नहीं होती कि किसी ड्रामे का वो पार्ट बन सके। तो ये कुछ कंसर्न्स थे मेरे, जो कि ऐसे ड्रामोस को नहीं दिखाना चाहिए। और नंबर 2 के एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि जो भी उसका डायरेक्टर है नदीम बेग साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई जो है वो कैमरा अच्छा यूज़ कर लिया या कार्स बहुत अच्छी हो गई या कोई उसकी जो है वो डीओपी बहुत अच्छी है
और शूट्स बहुत अच्छे हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें कहानी में तो कोई जान ही नहीं है। इससे एक मुहावरा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली ये मिसाल है, जिसमें आप मुझे नहीं पता कि क्या मैसेज देना आपकी कोशिश कर रहे हैं। वही लव स्टोरी, एक लड़की जिसको कोई अपना क्लियर पता ही नहीं है कि वो किसके साथ क्या मामला कर रही है। इतनी अनियन, जिसे कहते हैं अनियन लेयर्स वाली लड़की है, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। और मर्डर को जो है वो नॉर्मल पेश करना और पुलिस को बिल्कुल पावरलेस दिखाना, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ड्रामा, और सोसाइटी में ये कोई अच्छा मैसेज भी डिलीवर नहीं कर रही। हम्म। तो इसी के साथ एक चीज और जो मुझे मेंशन करनी थी इस ड्रामे के हवाले से, कि ये राइटर जो हैं हमेशा इस तरीके का एक पर्सोना बिल्ड करते हैं खवातीन का स्पेशली, कि आप सब पे ही जो है वो आप एक सबको ही एक जेनेरिक आंख से अगर आप देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, कि आपने जो है औरत को इतना खराब दिखाया है, हमेशा इतना शेडी दिखाया है। क्योंकि जो वो कैरेक्टर कर रही है सजल अली एज स्टूडेंट, वो इस तरीके का कैरेक्टर है कि हमें उनकी जैसे कहा गया कि अनियन लेयर है, जलेबी की तरह है। आर यू विद योर फियांसे, आर यू इन्वॉल्व इन योर टीचर, खैर अब तो पेरेंट हो ही गया है, कि वो टीचर के साथ ही था। तो मुझे एक चीज जो बहुत डिस्टर्ब करी थी कि उसने अपनी मर्जी से हाँ की थी फॉर फॉर द फर्स्ट फियांसे, और उसके बाद आप अपने फियांसे को भी जो है वो मतलब आप डिसीव कर रहे हैं, उनके साथ आपकी एक कमिटमेंट हो गई है, आप जो है वो आपके टीचर के ख्यालात ही नहीं खत्म हो रहे हैं। एंड देन द फुप्पी वाला पार्ट इज सो अनोइंग, मतलब बजाय वो एक सही मशवरा देने के, वो ऐसा लगता है कि प्रोवोक कर रही है कि that you should go to your teacher या you should go to your professor, and then प्रोफेसर के साथ जो दूसरी है मिस मारिया, मतलब किस तरीके का वो कैरेक्टर है, मतलब आप। वंस अगेन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट मिस हम्म। मारिया का किरदार, क्योंकि हम जो जिसको जानते थे, हम्म। जिस सनम सईद को, एक बहुत बड़ा नाम जिसको हम कशफ के नाम से जिंदगी गुजारे में हम्म। हम आइडियल समझ के वो ड्रामा हमने देखा उमेरा अनवर साहिबा का, और वो ड्रामे की एक क्लास थी। वो कशफ का किरदार एक बहुत ही हम्म। मजबूत किरदार था, और अब जो मिस मारिया को हम इतने शैलो करेक्टर में देख रहे हैं, तो दुख हो रहा है कि कहाँ कश्यप और कहाँ मिस मारिया, जो कि सिर्फ उनको सुबह दोपहर शाम चाय पेश करती रहती हैं, उनके आगे पीछे उनकी बेबिंग करती रहती हैं, और उनके पास करने को कुछ नहीं है। यानी ये ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं किसी यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल फारिग हैं, जिनके पास ना तो क्लास है लेने के लिए, ना ही कोई रिसर्च का काम है, ना ही कुछ और करना है, सिवाय एक खाली कमरे में मंटो साहब बैठे रहते हैं, जिसमें वो अपनी स्टूडेंट का वेट करते रहते हैं, और बाकी ना उसमें कोई और फैकल्टी है ना कोई और क्लासेस हैं। सारी जो लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है खबरें वो हो गई है, सजल अली मिशन पर और है। हाँ। मंटो के गेट घूम रही है, इवन दो के बहुत डिसअपॉइंटमेंट वो करेक्टर भी थे जो कि उसकी क्लास फेलोज के करेक्टर हैं। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि क्लास फेलोज इस तरीके से अप्रूव नहीं करते, क्लास फेलोज तो जेनेरिक ही किसी रिलेशनशिप को, मतलब ऐसा भी हमारी सोसाइटी में नहीं है कि हम जो है हर चीज को अप्रूव करे चले जाएं या हर चीज हमारे लिए ऑल ओके हो, ऐसा भी नहीं, अंधा जो है वो डार्क एनवायरनमेंट नहीं हुआ हुआ है, लोग डिसअप्रूव ही करते हैं। लोगों को नहीं अच्छी लगती इस तरीके की चीजें कि आप एक किसी के साथ इन्वॉल्व, मतलब स्टूडेंट्स आपस में वो इतनी अजीब सी तरीके से आपको जज किया जाता है। तो आप एक टीचर के साथ दिखा रहे हैं ये एक इतनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और उसमें सारे स्टूडेंट्स आर ऑल ओके, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब आपने बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड रखा हुआ है जिसमें सब अप्रूव करे जा रहे हैं, और मतलब मसला तो उसी दिन शुरू हो गया था आई थिंक, जिस दिन मैमल का एडमिशन इन यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब वो सुकून से चुप करके घर पे बैठी रहती, दैट वुड हैव बीन यू नो सेंसिबल स्टोरी, उसमें वो कुछ करते रहते आपस में दुश्मनियां दिखाते रहते, वो कुछ सेंस बनाता, ये उनका नहीं। स्कोर बढ़ जाता कि 202 से उनके 2034 हो जाते एंड सो ऑन। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा ये कि इतना अनोइंग कैरेक्टर है कि वहाँ भाई की जान के लाले पड़े हुए, तो वहाँ दूसरा भाई व्हील चेयर पे, लेकिन ये साहिबा जो है ना ये बिल्कुल सेट हुई नहीं है कि मैं अपने जो है वो अपने किसी और फैंटेसी वर्ल्ड में रह के, ऑल शी थिंक्स अबाउट इज मंटो,
लेकिन बात ये है कि जो फैंटेसी वर्ल्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो औरत या लड़की है, वो कोई बहुत ही पॉजिटिव किरदार में नहीं है। वो एक ऐसे डूबियस किरदार में है जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही है। एग्जैक्टली। और बहुत दुख की बात है कि किसी लड़की को इस तरह के किरदार में दिखाना, जो कि जिसकी कन्फ्रंटेशन हर एक से है, अपने फियांसी से चल रही है, फूफी के साथ भी अनबन है, कुछ सार्किज्म है, और कुछ जो है वो माँ के साथ तो बिल्कुल ही ओपन है, बाप के ट्रस्ट को आपने ब्रीच किया है, आपके साथ किसी की भी एज सच बॉन्डिंग नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि मिस मारिया ने कहा क्या कहा, मंडू ने क्या कहा, और ये ट्रायंगल में एक की बात दूसरे दूसरे की बात तीसरे जलेबी की तरह गोल गोल घूमती रहती है, और हम वही डायलॉग को अगेन एंड अगेन सुनते रहते हैं। तो अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दीज बिग नेम्स। आगे चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारा ड्रामा है जमा तकसीम। नॉट श्योर कि इनके राइटर कौन है, बट जबरदस्त, एक्सेलेंट राइटिंग, एक्सेलेंट डिपिक्शन ऑफ ब्राउन पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स, या आई डोंट नो इसके अलावा भी अगर कोई रिलेट कर सकता है, बट पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स की तो ये एक्चुअल डिपिक्शन है। तो यू नो इस तरीके के ड्रामे होने चाहिए ना, जिससे यू कैन आइदर लर्न समथिंग और यू नो दैट इज अ डिपिक्शन ऑफ योर रियलिटी। तो मैं मंटू नहीं हूँ, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है उनके राइटर को। चाहिए दैट ही शुड यू नो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड ही शुड लर्न इंस्टेड, कि अभी हम एक और राइटर का भी हम मेंशन करेंगे, ही शुड इंस्टेड लर्न राइटिंग फ्रॉम हिम। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू जमा तकसीम। जमा तकसीम, व्हाट अ वंडरफुल ड्रामा। शुरू में जो है मैंने इसको रील्स में देखा था, एंड देन वी स्टार्टेड वाचिंग इट प्रॉपर्ली। तो स्टार्ट करते हैं आपके नैरेटिव से, देन आई विल कम ऑन। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत इजीली पाकिस्तानी हाउस होल्ड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर टू, इसमें जो इस्लाही पहलू जो राइटर ने दिखाने की कोशिश की, कि जब एक घराना वजूद में आता है एक शादी के नतीजे में, तो आपको उसको कितनी स्पेस देनी चाहिए। और ये एक होली फैमिली का होली जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ तक किस हद तक एक्सेप्टेबल है, किस हद तक ये अनएक्सेप्टेबल बन जाता है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने जो है वो ड्रामे के तौर पे पेश किया है। हमारे घरानों में जॉइंट फैमिली सिस्टम के नाम पे जिस किस्म की टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है, वो उसकी जो निटिग्रिटीज हैं, उसकी जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उस ड्रामे में पोर्ट्रे किया गया है। और इसमें एक जो आई थिंक सबसे ज्यादा जो लोग अग्री कर रहे हैं जिस बात से, वो ये है कि हमारे यहाँ तो नहीं होता। जो एक पुप्पी का वो जो किरदार है उसमें, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मेरी फैमिली तो ऐसी है, आपकी ऐसी है। तो यू नो आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आप पता नहीं कौन से लेंस से हम लोग जो है वो अपनी फैमिलीज को देखते हैं कि ये होली तरीन फैमिलीज हैं, इनके कस्टम ट्रेडिशंस जो ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। एक परसोना होता है हमारा कि हमारी फैमिलीज जो है, जो हमारी फैमिली की सेइंग्स कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं, ये कभी गलती नहीं कर सकते, हमेशा सही होते हैं। तो वो पुप्पी का कैरेक्टर इतना परफेक्शन पर है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। जबकि आपकी अपनी फैमिली में आप तो रहती नहीं है, आप तो अलग हो गई हैं अपने हस्बैंड और अपनी न्यूक्लियर फैमिली बना के। आपने मुसीबत पीछे वालों को तो छोड़ दिया, और उसको फिर उसको एक ये एंगल देना कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, सबके यहाँ सब कुछ हो रहा होता है। यू जस्ट नीड दैट लेंस टू सी कि हमारे लोग भी मिस्टेक कर सकते हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, कोई फरिश्ते तो है नहीं। और अगर आप गलती कर रहे हैं, तो यू नो यू नीड टू हैव दैट एक्सेप्टेंस कि नंबर वन गलती कर रहे हैं, और नंबर टू कि हमें इसको सही करना चाहिए, बजाय ये कि आप आने वाले लोगों के लिए टॉर्चर का जो है वो बाइस बन जाए। पेरेंट्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो पेरेंट्स का रोल है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स और बहुत ही, जैसे कहते हैं कि पेचीदा है। वो इसलिए कि बज़ाहिर अपेरेंटली आप लोग कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत वैल्यू सिस्टम, वैल्यू ड्रिवन लगें, आप लोग बहुत ही कल्चर्ड लगें और किसी आला हसब नसब के लगें, लेकिन जैसे ही बिहाइंड द डोर्स आप लोगों के घर वाले और खुद आप जाते हैं, तो आपका नैरेटिव चेंज हो जाता है। दैट्स अ वेरी बिग एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ द ट्रू फैमिलीज, जो कि ऐसा ही होता है।
जो इसमें बाबरा का किरदार है, तो ऐसी लड़कियां जो कि न्यूक्लियर फैमिली सेटअप से जाती हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स की कोई जिसमें कोई बात नहीं होती, जिनकी एक बहुत ही स्ट्रेट सीधी और अच्छी प्रोग्रेसिव फैमिलीज होती हैं, जब वो इस तरह के सेटअप में जाती हैं तो वो उनको ये चालाकियां, उनको ये चालबाजियां नहीं समझ आती, क्योंकि वो जो सामने जो बात कहता है वो उसी पे ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में भी ऐसे देखा होता है। और फिर आपके सामने सामने आपके जो कुछ और मामला कर रहे हैं, सामने आप प्रेस कर रहे हैं, और बिहाइंड द जो है वो सीन आप कह रहे हैं कि जी मेरे तो 5,000 रुपए देने पड़ गए, खाना भी उसने अच्छा नहीं बनाया। तो ये एक वो टॉक्सिक किस्म के डुअल रोल्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे जो इस तरह के फैमिली सेटअप्स हैं उसमें प्ले होते हैं, कि सामने सामने से बहुत अच्छा बनना है, लेकिन जैसे ही चेंज हो गए, सीन चेंज हुआ, कमरों में गए, तो उसी उसी के बारे में जो है वो आपने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। तो ये डुअल पॉलिसी, ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर बहुत मुश्किल होता है उन लड़कियों को इससे कूप अप करना, जो कि एक बहुत ही क्लियर और नॉन पॉलिटिकल फैमिली पॉलिटिक्स वाले घरानों से नहीं भी आई हुई होती, तो उनको बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को हैंडल करना। ये खास तौर पे वो खवातीन इसमें ज़्यादा इजीली रह सकती हैं, जो कि खुद भी ऐसे ही घरानों से आई हुई हों, जहाँ पीछे भाभियाँ और भाई और उसके साथ वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो वही चीज़ वो यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, लेकिन जो इस तरह के सेटअप से नहीं आई हुई हो उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इस ड्रामे में दिखा रहे हैं। और नंबर 3 बात जो इस ड्रामे की है कि जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, आई नो ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, जहाँ ओल्ड पेरेंट्स होते हैं इन पर्टिकुलर, उनके ज़हनों में इतनी रिजिडनेस होती है, इतने वो फिक्स्ड होते हैं कि जो उनको अपने उनके तरीके होते हैं ओल्ड एज के, आई डोंट नो किस एज के, जो भी जिस टाइम पे उन लोगों का पीक टाइम होता है, बस वो उसी के साथ जो है वो जिंदगी अपना आगे गुजारना चाहते हैं, उसमें दे डोंट वांट एनी प्रोग्रेस, वो अपने ही एक होल में रहना चाहते हैं। और ये एग्जांपल वही थी जो वॉशिंग मशीन की थी, कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से कितने उनके मसले हल हो सकते हैं, बट नहीं कि नहीं, आपके पास जो मशीन है वो मैनुअल वाली हो, उसी में सब जो है वो अपने कपड़े धोएं। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल इन जमा तकसीम, कि जमा तकसीम का जो सेटअप है, जो ससुराल का भी सेटअप है मावरा का, वो कोई ऐसे गिरे पड़े लोग तो नहीं लगते अपेरेंटली। उनका माइंडसेट का मसला है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर क्या वो मासी नहीं रख सकते सबकी, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं हम बहुओं से बहुत प्यार करते हैं और बेटियों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने बहुओं को तो अपना एक मेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, मतलब आपके घर में मेट हो के भी नहीं है, दे हैव टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तो ये भी एक चीज है कि और इसमें एक चीज ऐड करूंगी कि आप वॉशिंग मशीन का जिक्र किया, तो मतलब कि जो आप घराना देखें, आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपका सब कुछ लग रहा है कि आप लोग भी वेल ऑफ फैमिली ही हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक मशीन में या पानी ज्यादा इस्तेमाल होने में या डिटर्जेंट की मिकदार ज्यादा यूज होने की वजह से आप उसको नहीं जो है वो अपनी फैमिली का पार्ट बना रहे। आपको ये मंजूर है कि एक जो नई शादीशुदा जोड़ा है वो मुसीबत में रहे, उनके दरमियान लड़ाइयाँ हो, उसको आप इमोशनल ट्रॉमास दें, आपको ये एक्सेप्टेंस है, लेकिन आपको किस चीज से प्यार है कि पानी ज्यादा ना खर्च हो जाए या डिटर्जेंट ज्यादा ना खर्च हो जाए, यानी कि आपने इन चीजों को, एक नई लड़की के जो इमोशंस हैं उन पर आपने ज्यादा फोकस दी, तो आप किस किस्म के पेरेंट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की मल्टीपल चीजें, मल्टीपल एग्जाम्पल इस तरह के जॉइंट फैमिली सेटअप्स में होती ही हैं, जिसमें एक दिखाया गया है कि दूध जो है वो चोरी करके रखा जा रहा है, और इस तरह से कई चीजें जो हैं वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाई गई हैं। और फिर अदर सीन के जब वो अपने घर जाती है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने कपड़े अगर ले गई उसमें भी मसला, पर उसके हस्बैंड अगर उसको साथ में, मतलब ये तो एक अच्छा मैसेज है ना कि आपका हस्बैंड को भी ही शुड बी इक्वली इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि ये एक सिर्फ खातून की जिम्मेदारी नहीं है। और ये तो हमारे नबी की सुन्नत भी है। एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने इसमें कहा नबी की सुन्नत होती है कि हमारे ऐसा नहीं होता। आई मीन आर यू सीरियस मैन, मतलब आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो अगर साथ में हेल्प कर रहा है वो आपको बुरा लग रहा है, और अंदर ही अंदर जो दूसरी भाभियां हैं, रशीदा और आई डोंट नो द अदर वन, वो अंदर ही अंदर एडमायर भी कर रही है उसकी जरूरत, उसको पसंद भी आ रही है कि इखलाकी अच्छा जुर्रत। अलग घर भी की बात कर रही है, एग्जैक्टली। मियाँ भी साथ काम है, अंदर ही अंदर पसंद है, पर सामने उसकी रूट्स काटने में लगी हुई है। ऐसा ऐसा कर दिया, मर्द की जो है वो स्टेटस स्टेचर ऊपर होता है, अंदर ही अंदर आपको भी वही अच्छा लग रहा है, तो इतना इतनी डुअलिटी, इतना दोगलापन, तो ये सब इस ड्रामे की बहुत ही
एक्चुअली यानी परफेक्ट डिपिक्शन है कि पाकिस्तानी हाउस होल्ड में भी यही होता है। हुँ। और सिर्फ़ हर पूरा घराना सिर्फ़ इसी में लगा है कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो कहाँ गया। इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, इतनी हर एक पे नज़र रखी जा रही है, बात आगे से आगे पास ऑन, पास ऑन, पास ऑन। यानी कि ये फिर आपने कोई ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं दिया हुआ और आप अलंबरदार बनते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा है और ऐसा है। तो ये वन्स और अगेन मतलब वंस अगेन कि आप नजर रखते हैं, पर नजर आप वहां रखते हैं जहां आपको मसाला मिल सकता है। नजर आपने अपने बच्चों पे तो रखी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बेचारी वो राजस्थान में शी रियलाइज द फैक्ट कि मैं घर चमकाते चमकाते अपनी बेटी का तो मैं देख ही नहीं सकी। तो आपकी बेटी ट्रॉमेटाइज है, आप वहां नजर नहीं रख रहे। आपका हुँ, बेटा जो इस घर में परवान चढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, उसका आपको नहीं पता कि वो स्मोकिंग कर रहा है जस्ट बिकॉज कि वो लड़का है। तो आपने वहां तो नजर रखी नहीं। जो आपने एक नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी फैमिली होती है आगे, आप उसको जो है वो प्रोग्रेस करवाएं, उनकी वेलबींग के ऊपर काम करें। तो नहीं वहाँ क्या हो रहा है, वो कपड़े ले गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब व्हाट हुँ। इज दिस। एंड देन द अदर इशू ऑफ हरासमेंट जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में, कि आप कहते हैं कि बहुत हमारा कल्चर्ड है। तो ये हरासमेंट और सबसे पहली बात वैल्यू है, सिस्टम वाले हैं बहुत ज़्यादा। हाँ सबसे ज्यादा कल्चर्ड है। तो आई डोंट नो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स में लोग ये बात क्यों नहीं रियलाइज एंड अंडरस्टैंड करते कि जो आपस में जो ये बात की कजन्स होते हैं, यानी फर्स्ट कजन जी, ये अगर मतलब लेट्स सपोज के वो लड़कियां थी उनकी और उनके एक बेटा है, तो वो तो आपस में ना महरम है, आप ना महरमों की इंटरेक्शन करवा रहे हैं। देन आपके अंदर घर में हरासमेंट के भी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब तो फिर आप कैसे अपने आप को जो है वो एम्बेसडर ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं। और यहाँ पे जो माँ का किरदार है वो ये है कि माँ जो है वो बिल्कुल भी अपने इतने बड़े-बड़े बच्चों को जिनकी शादियाँ और आगे बच्चे हो गए हैं और सबसे छोटा वाला उनको आप छोड़ना आप डिटैचमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसको आपकी वैसी नीड नहीं रहती। ये हर माँ को सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि बेटे होने का मकसद ये नहीं है कि आपने लाइफ टाइम के लिए आपके पास लाइसेंस आ गया कि आप उसको अपने पल्लू से जो है वो लगा के बैठेंगी। ये एक अजीब जो है वो सिनेरियो है हमारे दीन में है कि जब बच्चा इस काबिल हो जाए, ज़िम्मेदारी लेने काबिल हो जाए, तो उसको आगे से उसकी फैमिली बनाने में उसकी हेल्प की जाए, उसका घर, उसका कमरा, उसकी चीज़ें अलग की जाएँ ताकि वो एक नए खानदान की बुनियाद रख सके, ना कि आपके झमेलों में आपने तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी है, आपके झमेलों में, आपकी निटी-ग्रिटीज़ में वो पड़ के जो है वो एक एक ट्रॉमेटिक पर्सन जो है वो बन जाए। और शादी के शुरू के दिन ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें ये बहुत सारे जो मसाइल होते हैं बहुत सारी लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली और इसी को सबको बहुत ही खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखाया गया है बहुत अच्छा सोसाइटी का मैसेज है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें से लेसन लेने की ज़रूरत है खासकर वो पेरेंट्स जो कि फिक्स्ड और रिजिड माइंडसेट के साथ पूरी कमरे को घराने को एक ही छत के तले इमोशनल जिसे कहते हैं कि बुली कर करके वो रखना चाहते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। और फिर आगे से इमोशनली ब्लैकमेल भी करना चाहते हैं। और साथ में जिनको ये लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो यू नीड टू वॉच, यू नीड टू सी कि हमारे यहाँ क्या ऐसा होता है या नहीं होता। इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट ड्रामा जो है वो है केस नंबर 9। व्हाट एन अमेजिंग ड्रामा। मैं उसकी शुरू में मुझे उसका जॉनरा समझ नहीं आ रहा था। आई डोंट नो, आई वाज टू स्केयर्ड। मुझे था कि इतनी इस तरह की स्टोरी लाइंस पहले देख ली हैं एंड आई एम टू ट्रॉमेटाइज, क्योंकि मुझे एक फनी चीजें देखनी होती हैं फेरी टेल की तरह। मैं जो इस तरीके का जॉनरा देखना पसंद करती हूँ, चुपके चुपके वाला। तो मुझे जो है कन्विंस किया गया, बाकायदा मामा ने कन्विंस किया कि नहीं, यू नीड टू सी केस नंबर 9। शुरू का डिप्रेशन वाला पार्ट, फर्स्ट 2 एपिसोड्स आई डिड नॉट वॉच। एंड अनदर सरप्राइज वाज कि ये ड्रामा एक जर्नलिस्ट ने लिखा, शाहजेब खानजादा ने लिखा है। और क्या अमेजिंग राइटिंग है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि he's written something, he's written a script for first time। तो वो यही बात कि जो खलील रहमान साहब हैं, who was in writing for I don't know how many years now, वो अब बैठ के रिटायर हो जाए। he needs to sit back, he needs to see कि अब नया टैलेंट, नए लोग किस तरीके का पर्सपेक्टिव, किस तरीके की स्टोरी और किस तरीके की हम्म नैरेटिव्स देखना चाहते हैं। हम्म तो और अब सोसाइटी में अवेयरनेस लेकर आए बेटरमेंट लेकर आए पॉजिटिव चीजें लेकर आए लोगों को नॉलेज दें जिनकी उनको नहीं है ना कि आप एक औरत को
जो है वो कमोडिटी बना के कभी पेश कर रहे हैं, कभी उसको आप ये बना के पेश कर रहे हैं कि वो इंतहाई जो है वो ग्रीडी है, वो लालची है, वो जो है वो पैसे के पीछे भागती है या किसके पीछे भागती है। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें प्लीज़ ख़वातीन के लिए। शाहज़ेब खानज़ादा ने जिस तरह से माशाल्लाह से एक बेहतरीन किस्म का जो है वो जॉनरा मैं कह सकती हूँ कि इस तरह के ड्रामे आई थिंक ये नहीं आए होंगे, जैसे शहज़ाद ने कहा कि ये अवॉइड करती हैं, लेकिन इतनी टेक्निकलिटीज़, इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ, इतनी डिटेलिंग के साथ अब मेरे नहीं ख्याल में कि कोई इस तरह का ड्रामा बना होगा जिसमें इतनी डिटेल्स, इतनी इतनी इंफॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस को समझाया गया है। बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में इस तरह की अवेयरनेस की, ख़ासतौर पे लड़कियों को, बच्चियों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसमें जिस तरह से आगे प्रोसीडिंग हो रही है वो भी लगता है कि एक मुकम्मल हमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जा रहा है, या हमें समझाने की कोशिश हर औरत को, हर बच्ची को, आई थिंक ये पूरी सोसाइटी को जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस ड्रामे में लगी कि वो ये कोई देहात की, कोई छोटे गली मोहल्ले की कोई केस नहीं है कि ऐसा इंसिडेंट हो गया या कोई यंग बच्ची थी उसके साथ हो गया। ये एक मैच्योर खातून है, एक करियर ओरिएंटेड खातून है जिसके साथ ये हुआ। और वो भी किसने किया, वो भी जो है उसका भी जो पोर्टफोलियो है वो भी सामने आया। और किस तरह से ट्रैप करके, किस तरह से माफिया तलाशियां करके आपको इंगेज किया जाता है, और उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ उसके साथ इंसिडेंट पेश हुआ। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं बहुत लड़कियों के लिए, ना सिर्फ वो लड़कियों के लिए जो कि जॉब करती हैं, बल्कि उन लड़कियों के लिए भी जो पढ़ रही हैं, उन लड़कियों के लिए भी जो घरों में हैं, हर एक के लिए इसमें बहुत मैसेज है कि किस पे, कहाँ पे, कब ट्रस्ट करना है, कब नहीं करना है, किस तरह जो है वो इस तरह की चीज़ों को हर मुमकिन हद तक जो है वो अवॉइड करना है। और इसी के साथ जो इसमें एक एक एंगल है कि फैमिली को भी रियलाइजेशन है कि हमने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि फैमिली जो होती है वो इस तरीके की हो जाती है कि नई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और उन्होंने शुरू में वही एक टिपिकल इमोशंस अपने डिपिक्ट किए, और उसके बाद उनकी पूरी रियलाइजेशन। तो ये भी एक अच्छा है कि फैमिलीज को भी समझ आए ना कि उन्होंने इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, इमोशंस को हावी होने देना है, नहीं होने देना, किस तरीके से आगे लेके चलनी है बात। और फैमिली की सपोर्ट जाहिर सी बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके बाद एटलीस्ट खवातीन में हिम्मत आती है कि ओके दे कैन डू समथिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस ड्रामे में दिखाया गया है। एक चीज हमने अभी जिक्र किया था कि एक जो है कमबैक था हमारा सनम सईद का एक इंतहाई वीकर रोल में, और एक है इंतहाई पावरफुल कमबैक जो कि है आमना शेख का। बहुत ही जबरदस्त किरदार है, बहुत ही खूबसूरती से उसको दिखाया गया है बेनिशन को, और इसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजों का, ब्रांड का और वो सारा ख्याल रखा गया है। एक हिंदू फैमिली को इतना प्रोग्रेसिव दिखाया गया है, ये भी बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज है। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, गौहर रशीद का जो किरदार है, और खासतौर पे मैंने वो पेन को फील किया कि वो उसके अपार्टमेंट के बाहर आके किस तरह से कहता है कि म्यूजिक लगाओ। मतलब मैं देख के मैं इतना डिस्टर्ब हुई, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर दूं कि बंद कर दो, नहीं करो, तुमने करना है, तुम मुझे घर जाके तुमने क्यों 100 लोगों को बताना है कि कुछ ऐसा हो गया है। तो ये टिपिकल बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी में परसिस्ट करता है, ये पुलिस का नहीं, आई थिंक वो तो पावर में है तो उसने म्यूजिक बजा लिया, और जो नहीं भी है वो पावर में, तो हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो दूसरों को गंदा करना, या दूसरों को जो है वो किसी न किसी तरह से किसी आजमाइश में डालना, बुली करना, ये सब हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। और उसको पता है कि ये उसने कहा एक आने का भी ट्रस्ट नहीं है। फैसल कुरैशी की बात सुन के इवन बार देन बार होप होती है गौहर रशीद शायद सच का साथ दे दे, लेकिन नहीं, वो तो एक्चुअली जानते हुए, सच को जानते हुए, समझते हुए भी वो बिल्कुल ही जो है वो ऐसे बना हुआ है कि उसको उससे तो कंसर्न थोड़ी है, उसको तो ये है कि उसको कितने जो है वो लिफाफे मिलेंगे। अगेन अ वेरी बिटर फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो यही हम 3 ड्रामे हैं जिसको हम देख रहे हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह के होते हैं जिनको मेंशन किया जाए। वंस अगेन राइटर्स
के साथ यही जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि ओवरऑल सोसाइटी में हुँ, बेहतरी आए और बेटरमेंट आए, हुँ, लोग सोच अपनी चेंज करें, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल या रिलीजियस एंड पे जो हो रहा है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो इख्तियार में है, जिसके इख्तियार में है वो तो वो कुछ अच्छा प्रेजेंट कर ले। हुँ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।